दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर में जो है आपने आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। तो इस वीडियो के बाद में जो है आपको बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाने हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड सभी चीज़ों को बहुत शॉर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूलर एंड जो आपके फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं सभी को हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना एंड पेशेंस रख के देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड इससे जो है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है बहुत हद तक हेल्प होने वाली है एंड सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिला के जो है आपको 4-5 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते ही हैं। इसीलिए जो है आप यहाँ पे इस चैप्टर को जो है ध्यान से देना, बिकॉज आपको अच्छे मार्क्स जो है इस चैप्टर से गेन हो सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं एंड उससे पहले प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्क्रीन में जो है आपको थोड़ा सा ये पेज जो है अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, बिकॉज ये मेरे शॉर्ट नोट्स के, मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, इसीलिए जो है आप प्लीज़ इतना एडजस्ट कर लेना। देखो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे जो है हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कभी कभार आपको एग्जामिनेशन से पूछ लेता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा, तो उसे आप बोलोगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसकी रीजन जो होता है आपका 3 × 10⁻10 हर्ट से जो है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। ओके, ये बात को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम डायरेक्टली टॉपिक्स पे एंटर करते हैं। सबसे पहला होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या होता है कि आपने क्या किया, एक इस तरीके से रोड ले लिया एंड इसमें जो है आपने रस्सी बांध लिया। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे कोई वेट आपने रख दिया एंड इसे जो है आप इसे रोटेट कर रहे हो, तो इस तरीके से जो ये घूम रहा है। ओके, तो जैसे ये घूम रहा होगा तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि ये पत्थर जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, तो जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक फोर्स लगता है एंड वो जो फोर्स लगता है ना, जो फोर्स यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस करता है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन जो लगता है इसकी वैल्यू होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। एंड इसकी वैल्यू होती है इसका जो मास, ये जो आप यहाँ पे पत्थर लगाए हुए हैं उसका मास एंड इस डंडे से जो है इसका डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ओके, तो कभी बार आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई इक्वल टू होता है आपका mr²। ओके, तो इसे याद रखना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जिसे क्वेश्चन आते हैं डाई एटोमिक रिजिड रोटेटर। ओके, डाई एटोमिक रिजिड रोटर। एंड यहाँ पे देखो सबसे पहला है आपका रिड्यूस मास। देखो रिड्यूस मास कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे HCl का आपको दिया हुआ है ना, तो इसका रिड्यूस मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका मास को m1 ले लेना, इसका मास को m2 ले लेना। अब उस फॉर्मूले में आप यहाँ पे करोगे तो म्यू इक्वल टू जो होता है आपका m1 m2 ओके बाय m1 प्लस m2 होता है। ये होता है आपका रिड्यूस मास। इस फॉर्मूले के थ्रू जो आप यहाँ पे रिड्यूस मास कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट लाइक एच का जो है 1 × 35.5 बाय 36.5, इस तरीके से जो है आप रिड्यूस मास कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इस फॉर्मूले के थ्रू। अब देखो यहाँ पे जो है आई की वैल्यू जो होती है ना, आई की वैल्यू होती है μr²। यहाँ म्यू हो गया आपका रिड्यूस मास हो गया एंड आर हो गया डिस्टेंस। मतलब देखो यहाँ पे जो है हमने एक मास के लिए कंसीडर किया था एंड यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के लिए कंसीडर करो, तो उसके लिए जो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा μr² के इक्वल आएगा। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी क्या होती है 1/2 I⍵²। ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम की एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये I⍵² हो गया। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है यहाँ पे देखो, एनर्जी जो होता है वो जूल में अगर हम लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, डाई एटोमिक रिजिड रोटर का जो होता है जो एनर्जी होता है ना उसे आप लेते हो EJ इक्वल टू होता है आपका h²/8π²I J+1। ये वैल्यू आपका होता है यहाँ पे एनर्जी एंड ये जो वैल्यू होता है ना ये आपका जूल में होता है। किस में होता है? ये वैल्यू जो होता है आपका जूल में होता है एंड इसे जो हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उसे कन्वर्ट आप यहाँ पे कर लेना एंड ओवरऑल जो वैल्यू आती है ना, ओके जो HC से इस तरीके से डिवाइड करोगे, ओके HC से 1/HC से इस तरीके से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में। एंड यहाँ पे जो है E⁻J जो होता है यहाँ पे, तो देखो 8π² H/8π² ओके H/8π² इंटू J+1 ये वैल्यू आपकी ओवरऑल होती है। तो यहाँ पे जो मेनली आप यूज़ करते हो ना, आप इस वैल्यू को यूज़ करते हो, तो इस वैल्यू को याद रखना, बिकॉज कभी कभार जो है आपको इस फॉर्मूले से जो है आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछ लेते हैं कि डाई एटोमिक रिजिड रोटर के लिए जो है आपका एनर्जी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो है ये H/8π² उसे हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम B से एंड यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू BJ × J+1 से जो है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप एनर्जी लेवल्स की बात करो ना,
तो एनर्जी लेवल्स की अगर आप बात करोगे देखो जे की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से आती है। ओके, तो यहाँ पे देखो जे की वैल्यू अगर आप 0 लोगे या फिर 1 लोगे या फिर 2 लोगे या फिर 3 लोगे या फिर 4 लोगे, तो जब 0 लोगे तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करना तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, जब 1 पुट करना तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो गया, यानी 2b के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमने 2b लिख लिया, यहाँ पे हमने 2b ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं इसे जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 भी ले लिया। फिर जैसे हमने यहाँ पे जो है 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 भी हो गया। एंड उस तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे 3 में तो 12 भी, एंड यहाँ पे जो है आपका 20 भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जो वैल्यूज़ है ना, ये जो एनर्जी गैप्स यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप्स होता है ना, ये जो एनर्जी गैप्स होते हैं ना, आपको कभी कभी एग्जाम से पूछ लिया जाएगा कि ये जो एनर्जी गैप्स होते हैं ये किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 0 से 2b का एनर्जी निकालो तो ये 2b गैप आ जाएगा, एंड 2b से 6b निकालो तो ये 4b आ जाएगा, एंड 6b से जो है 12b निकालोगे तो ये 6b आ जाएगा, एंड 12b से जो है 20b निकालोगे तो यहाँ पे 8b आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2 4 6 8 ये जो है आपके एपी में होते हैं। ओके, तो एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप के बीच का जो यहाँ पे वैल्यूज होते हैं ना, वो आपका यहाँ पे एपी में होते हैं। एग्जाम से आपको ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके गैप जो होता है वो किस तरीके से होते हैं, या फिर किसके एनर्जी लेवल के गैप जो होते हैं एपी में होते हैं। तो आप सिंपली बोलोगे रोटेशनल के लिए, डायटोमिक रिजिड रोटर के लिए। अब देखो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे एनर्जी गैप तो आपने निकाल लिया यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, एनर्जी गैप के बीच का जो एनर्जी गैप निकालोगे, मतलब देखो जो गैप आपने निकाला, यहाँ पे जो आपने गैप निकाला है, ये सभी गैप निकाला है, अब इनका गैप निकालो। ये जो गैप निकालोगे ना, तो एनर्जी गैप के बीच का जो गैप निकालोगे तो वो आपस में जो है इक्वल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपको जो है स्टेटमेंट में, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन फंसाया जा सकता है कि एनर्जी गैप के बीच का जो गैप जो होता है, ओके, वो किसका लिए सेम होता है। तो आप यहाँ पे देखो तो इसके लिए सेम होता है रोटेशनल, डायटोमिक रिजिड रोटर के लिए जो सेम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आई। अब देखो यहाँ पे हम सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। ओके, तो सिलेक्शन रूल की अगर आप बात करो तो सबसे पहला होता है जनरल सिलेक्शन रूल, एंड होता है पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन रूल के ऊपर में क्वेश्चन पूछते हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें मिस्टेक करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, बिकॉज यहाँ पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो जनरल सिलेक्शन रूल में देखो 2 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। आपको पूछ दिया जाएगा मॉलिक्यूल जो है HCl है एंड CO2 है, तो कौन यहाँ से जो है रोटेशनल एक्टिव है। तो ये चीज़ें जो है आपसे गलत होती है, तो ये बहुत बुरी बात है। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, इट हैज़ ए परमानेंट डाइपोलमेंट। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना, इट हैज़ ए परमानेंट डाइपोलमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ओके, तो HCl दिया हुआ है एंड CO2, ओके, CO2 दिया हुआ, तो दोनों का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेना। ओके, तो देखो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना, तो HCl क्या होगा, ये HCl हो गया। ओके, HCl होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस डायरेक्शन जाएगा डाइपोलमेंट, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन CO2 का केस देखना ना, तो ये O ये O, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला सिलेक्शन रूल ये फॉलो नहीं किया, मतलब यहाँ पे डाइपोलमेंट 0 हो गया, मतलब ये रोटेशनल आपका इनएक्टिव होगा। लेकिन HCl जो होता है आपका रोटेशनल एक्टिव होता है, या फिर माइक्रोवेव जो है आपका एक्टिव होता है। तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। आपको एग्जाम्स में इस तरीके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या फिर HBr हो गया, या फिर HCl हो गया, या फिर HI हो गया, या फिर जो है आपका SO2 हो गया। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर पता होंगे तो आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे। देखो S इस तरीके से डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो देखो ये आपका जो है यहाँ पे रोटेशनल जो है एक्टिव हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो है ये सभी रोटेशनल एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन CO2 जो लीनर मॉलिक्यूल हो गया, ओके, तो ये इनएक्टिव हो गया। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे ध्यान देना, आप प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन गलती मत करना। अब देखो पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल होता है, तो ये PSR में लिखा हूँ एंड GSR लिखा हूँ, तो ये GSR तो जनरल सिलेक्शन रूल, एंड PSR होता है आपका पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे डेल्टा J का जो वैल्यू होता है ना, वो आपका +-1 होता है। क्या होता है, +-1 होता है, एंड यहाँ पे जो है प्लस होता है आपका एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड नेगेटिव जो होता है इमिशन के लिए। ओके, जैसे देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किया तो यहाँ पे प्लस एनर्जी एब्जॉर्प्शन किया, तो ये ट्रांजिशन यहाँ पे जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। लेकिन जैसे ही इमिशन करें तो वापस जो इलेक्ट्रॉन आता है उसे हम बोलते हैं इमिशन। तो यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल हो गया, एंड ये जनरल सिलेक्शन रूल हो गया, एंड यहाँ पे +-1 होता है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए या फिर माइक्रोवेव के लिए। ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी BHE जो है क्वेश्चन पूछ लेती है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, बी का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था, ई इज इक्वल टू जो होता है BJ/J+1, एंड बी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, H/8π²IC, ये वैल्यू होता है आपका यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे जो है बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। आई क्या होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे थी हो गया, रुको, देखो यहाँ जो B है एंड I के बीच में जो है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, एंड I इक्वल क्या होता है, μr², या फिर हाँ μr² होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो B हो गया वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास,
मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूस मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बी भी जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जो भी सब्सटेंस उसका मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो HCl का मास एंड DCl का मास में जो है किसका मास ज़्यादा है, HCl हो गया 35.5 प्लस 1 36.5 एंड ड्यूटेरियम का अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो इसका 2 होता है तो 37.5। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका जो है यहाँ पे M का वैल्यू कम होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब HCl का जो है B का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे HCl का जो है B का वैल्यू ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू DCl। अब देखो एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होगा, बिकॉज E इज इक्वल टू क्या होता है BJ/J+1, मतलब एनर्जी जो है B/J+1 यानी एनर्जी जो है B का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब यहाँ पे जो है एनर्जी जो HCl है यहाँ पे वो भी ज़्यादा होगा, एनर्जी जो HCl होगा वो भी आपका ज़्यादा होगा, एनर्जी ऑफ जो है DCl से ज़्यादा होगा। तो ये कितना टाइम ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना एंड ये इक्वेशन को जो है एग्जाम्स टाइम में कभी भी मत भूलना जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखो EHCl इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ई एनर्जी ऑफ DCl एंड आपको यहाँ एग्जाम्स में क्या पूछेगा ना, एग्जाम्स में आपको पूछ देता है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे E को क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे H इंटू न्यू HCl एंड 2 इंटू H इंटू यहाँ पे जो है आपका न्यू DCl लिखोगे, यहाँ पे ये H ओके न्यू DCl। अब देखो न्यू HCl इज इक्वल टू 2 न्यू DCl, न्यू HCl इज इक्वल टू 2 न्यू DCl ओके। तो यहाँ पे जो है न्यू DCl का वैल्यू पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो न्यू HCl/2 होता है। तो इस तरीके से रिलेशन आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें को आप जो है यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल जो है यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है, देखो इस तरीके से डिक्रीज कर जाती है जब आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन करोगे, मतलब जब हाइड्रोजन को जो है आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे कि जब हम आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना तो उस केस में एनर्जी लेवल क्या होती है, तो एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाती है। देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रही है, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना आप, ओके डिक्रीज कर जाती है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन रिजिड डाई एटोमिक रोटर। तो इसके लिए इक्वेशन जो आता है आपका EJ इज इक्वल टू BJ इंटू J+1 माइनस, देखो यहाँ पे एक डिस्टोर्सन जो है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्सन कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, तो D इंटू J इंटू J+1 होल स्क्वायर होता है। एंड यहाँ पे जो है एनर्जी के वैल्यूज आप फाइंड करना, तो यहाँ पे देखो ये आपका ये नॉर्मल जो है यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे जो है आपने क्या लिया है, यहाँ पे जो आपने लिया है ये आपका रिजिड रोटर का है, तो यहाँ पे नॉन रिजिड के लिए लोगे तो यहाँ पे जो है आपका कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगा ओके। अब देखो नॉन रिजिड के लिए जो है सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल होता है आपका J इज इक्वल टू +-1, इसके लिए भी यही होता है ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज पुट किया है मैंने ना, तो यहाँ पे J का वैल्यू जब 0 पुट करो तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आएगा, एंड यहाँ पे जो है 1 पुट करोगे तो यहाँ पे जो 2B-4D आएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना। इससे मतलब उतना ज़्यादा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंटेंसिटी रेशियो का देखो यहाँ पे जो NI मतलब N जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट जो एनर्जी स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के अप्रोक्स होता है। किसके अप्रोक्स होता है, 1 के अप्रोक्स होता है, यानी ये 0.99 के अप्रोक्स आता है, तो उसे हम अप्रोक्स जो है 1 मान लेते हैं ओके। तो पॉपुलेशन यहाँ पे रेशियो के करके जो है आपको पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे जो है NJ/N जो है नॉट, ये जो इक्वेशन होता है ना, तो ये ग्राफ से जो है कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे जो J की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसके लेफ्ट में आओ तो 2J+1 एंड J इंटू J+1 इस तरीके से जो है वैल्यू होती है ओके। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखो ये हमारा जो है यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हुआ, इससे ज़्यादा जो है आपको एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। कौन एक्टिव होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है आप ध्यान देना ओके, इन सभी चीज़ों के ऊपर में आप जो है यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करते हैं अपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे जो है आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके। तो देखो यहाँ पे जो है हम बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसका रेंज होता है 3 × 10⁶ से जो है 3 × 10 हर्ट्ज, सेंटीमीटर इन्वर्स में लिखो तो 500 टू जो है 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स के इक्वल होता है ये आपका। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज़ क्या होता है ना, एक होता है हुक्स लॉ ओके। तो हुक्स लॉ के बारे में जो है मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता हूँ, बट आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यहाँ पे जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, F जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, एंड यहाँ पे जो है F इज इक्वल टू -kx जो है कि आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है ओके, के जो होता है आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। एंड यहाँ पे जो है आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखना ओके, जो फ्रीक्वेंसी होता है इसी इक्वेशन से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका ये 1/2π√k/μ, एंड ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इस क्वेश्चन से जो है इस इक्वेशन से जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के जो है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एग्जाम्स में जो तरह तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इससे ओके। तो ये फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे इसे याद रखना। अब देखो सबसे पहला है यहाँ पे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर किसे कहते हैं वो आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखो क्या किया आपने, ये आपने जो है एक स्प्रिंग ले लिया ओके, ये आपने स्प्रिंग ले लिया एंड यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब जो है आपने इस तरीके से खींचा
ओके जैसे आपने खींचा यहाँ पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाने के बाद क्या है कि ये स्प्रिंग जो है कुछ इस तरीके से जो है वाइब्रेट कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ मार्क, इस तरीके से जो है वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन होती है, ओके अगर वो आपका कंटिन्यूअसली होते रहे, मतलब मान लो कि 5 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, वो 10 तक यहाँ पे मैंने खींचा, फिर 10 तक वापस आया, फिर 10 तक गया, फिर वापस आया, फिर 10 तक गया, वापस आया, मतलब जो है एक भी जो है 0.1 सेंटीमीटर में भी जो चेंजिंग ना आए, तो इस तरीके के जो आप यहाँ पे ऑक्सीलेटर बोलोगे ना, तो इसे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहोगे। यानी कंटिन्यूअसली जो है एक ही जो है अपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ में जो ऑक्सीलेट करते रहेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसे कहते हैं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अब देखो इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है ना, वो होती है ई इज इक्वल टू होता है आपका V+1/2 इंटू एच न्यू होता है। एंड यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है ना, ये आपका जूल में है, तो हमें इसे सेंटीमीटर इनवर्स में लाना होगा। तो ई बार इज इक्वल टू V+1/2 एच न्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, एच न्यू बाय जो है उसे हम एच से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज इसे जो हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब सॉल्व कर लोगे तो V+1/2 एच न्यू बाय सी हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा वैल्यू। ओके तो ये होता है आपका सेंटीमीटर इनवर्स वाला फॉर्मूला। एंड इस इक्वेशन से जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी पूछ जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर आप V की वैल्यू जो है 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 एच न्यू आ जाएगा, 1/2 एच न्यू आ जाएगा। मतलब किसके लिए जो है 0 पॉइंट एनर्जी जो है आपका जीरो नहीं होता। अगर आपको एग्जाम से क्वेश्चन पूछे तो आप बोलोगे, डायरेक्टली बोलोगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो है, यहाँ पे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए जो है आपका 0 पॉइंट एनर्जी जो होता है आपका जीरो नहीं होता है एट V=0 के लिए। तो V=1 पुट करना तो 3/2 एच न्यू, V=2 पुट करना तो 5/2 एच न्यू। देखो ये इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में 1 2 3 4 5 पुट कर रहा हूँ। ओके देखो 4 पुट कर दे तो 9/2 एच न्यू। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे देखो ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, इसके गैप निकालोगे ना, तो सबका एनर्जी लेवल गैप जो है यहाँ पे एच न्यू आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आपको एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि किसके एनर्जी लेवल का गैप जो होता है ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, तो वो आपका होता है वाइब्रेशनल के लिए, वो होता है आपका वाइब्रेशनल के लिए होता है। लेकिन अगर आप देखोगे रोटेशनल के लिए ना, तो वो ऑलवेज इस तरीके से जो है इंक्रीज करते जाता है एनर्जी लेवल। ओके लेकिन इस केस में जो है सारे एनर्जी लेवल इक्वल होते हैं इस तरीके से। ओके सारे एनर्जी लेवल जो है इक्वल होते हैं इस तरीके से। ओके तो यहाँ पे आप इसे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो यहाँ पे जो है हम इसके सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सिलेक्शन रूल होता है जनरल सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे जो मस्ट हैव जो है चेंजिंग डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है हमारा चेंजिंग होना चाहिए, जस्ट लाइक जो है CO2। ओके ये CO2 जो है आपका यहाँ पे चेंजिंग डाइपोल मोमेंट दिखा सकता है। क्या कर सकते हैं, देखो हम इसमें एक बॉन्ड को इस तरीके से हमने खींच दिया एंड यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये μ≠0, मतलब यहाँ पे जो है एक यहाँ पे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर दिया, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे जीरो नहीं हुआ। मतलब ये आपका जो है IR जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, यानी वाइब्रेशन एक्टिव हो जाता है। लेकिन HCl जो है यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है। ओके HCl जो है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे देखो ये आपका एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट देगा, यहाँ पे μ≠0, ये आपका रोटेशनल जो होता है ये एक्टिव होता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल देखोगे तो पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल जो होता है आपका डेल्टा V = +-1। तो ये सिलेक्शन रूल जो होता है आपका इसके लिए होता है, एंड डेल्टा J जो होता है आपका रोटेशनल के लिए होता है, तो वो +-1 के इक्वल होता है। ओके अब देखो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जब आपका जो है ट्रांजिशन +-1 होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल बैंड। आपको पूछा जाए एग्जाम में फंडामेंटल बैंड के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, तो डेल्टा V = +-1। लेकिन अगर आपको एग्जाम से पूछा जाए कि हॉट बैंड्स क्या होते हैं, देखो हॉट बैंड्स क्या होते हैं ना, कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स के। जब आप इसे हॉट करोगे, हीट करोगे, तो ये जो है बाकी चीज़ें जो है ट्रांसफर होकर यहाँ चले आएंगे। ओके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले आएंगे। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले आएंगे ना, तो अब जो है ट्रांजिशन जो है आपका ग्राउंड स्टेट से ना होकर फर्स्ट एनर्जी स्टेट से स्टार्ट से होगी। एंड यहाँ से जो ट्रांजिशन होते हैं ना 1 से 2 या फिर यहाँ पर 2 से 3, इस तरीके के जो ट्रांजिशन होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं हॉट बैंड। मतलब वैसे ट्रांजिशन जो ग्राउंड स्टेट से ना होकर फर्स्ट एक्साइटेड या फिर फर्स्ट एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन होती है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे हॉट बैंड्स। यानी इसका देखो ये होता है आपका 1 से 2 ट्रांजिशन, 2 से 3 ट्रांजिशंस। अब देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट ओवरटोन किसे कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये जीरो है फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो यहाँ पे क्या है, कभी कभार जो जीरो से जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल पे ना जाके जो है जीरो से जो है सेकंड एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तो ये सेकंड एनर्जी लेवल पे चला गया, इसे हम बोलते हैं हॉट बैंड। ओके जो फर्स्ट में जाता तो वो नॉर्मल यहाँ पे जो है फंडामेंटल बैंड हो जाता है, लेकिन जीरो से जो है 2 पे चला गया डायरेक्टली, तो उसे आप कहोगे फर्स्ट ओवरटोन। ओके सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ, फर्स्ट एनर्जी से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट से 2 जाएगा तो वो आपका हो जाएगा हॉट बैंड, 0 से 2 जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन, एंड यहाँ पे जो है नॉर्मली जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फंडामेंटल बैंड। तो इसे आप याद रखना। एंड यहाँ पे जो है आपको
अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो 1:2:3 होता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, 1:2:3 होता है। एंड यहाँ पे देखो आप यहाँ पे इस ग्राफ से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या हो गया कि एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर किसे कहते हैं, देखो ये HCl का बॉन्ड है। जब हमने क्या किया, इसे वाइब्रेट किया, इस तरीके से वाइब्रेट किया, तो एक टाइम पे क्या होता है ना, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड जो है इस तरीके से जो है ब्रेक कर गया। एंड जब ब्रेक कर जाता है तो मतलब ये एन हार्मोनिसिटी की ओर चला जाता है, मतलब अपनी हार्मोनिसिटी जो है यहाँ पे ब्रेक करते हुए जो है एन हार्मोनिसिटी की ओर चला गया। एंड ये जो बॉन्ड जो ब्रेकिंग हुआ ना, इस बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण जो है यहाँ पे ये आपका जो है एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहला जाता है। इसीलिए जो है अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में HCl, HD मतलब जो है DCl, इस सभी के ऊपर में जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो भी वैल्यूज होते हैं ना आपके इस ब्रेकिंग पॉइंट के जितना ज़्यादा करीब होगा ना उतना ही कम जो है आपका डिसोसिएशन एनर्जी होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका E = जो है V+1/2 तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जब माइनस कर देंगे V+1/2 होल स्क्वायर H/x होता है। एंड यहाँ पे जो ये जो वैल्यू हमने पुट किया ये आपका होता है एन हार्मोनिसिटी, क्या होता है, एन हार्मोनिसिटी के लिए होता है। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनर्जी लेवल जो है यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ पे 1/2 लेकिन यहाँ पे जो फिर डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें ना आप, यहाँ पे देखो 1/2 -1/2 1/4 H/x इस तरीके से जो है आप वैल्यू पुट करें ना। ओके, तो ये एक यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल डिक्रीज कर जाती है जब आप एन हार्मोनिक्स के लिए जो आप यहाँ पे चेक करते हो। अब देखो फिर से आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि म्यू DCl जो है म्यू HCl ज़्यादा होता है एंड न्यू जो है HCl ज़्यादा होता है न्यू DCl से। इसलिए एनर्जी जो है HCl का ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू DCl, जैसे कि हमने रोटेशनल में पढ़ा। एंड यहाँ पे जो 0 पॉइंट एनर्जी भी जो है आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा HCl का, एंड यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी जो है आपका DCl का जो है यहाँ पे कम होगा। सिमिलरली जो है यहाँ पे D जो है यहाँ पे, ओके, D ऑफ HCl मोर देन D ऑफ DCl डिस्टोर्शन के लिए। ओके, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक करेगा ना वो उसके बारे में बोला गया है कि D ऑफ जो है HCl मोर देन D ऑफ DCl। ओके, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे, तो इसे मैं आपको शॉर्ट टाइम बताता हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसलेशन के लिए जो है, ट्रांसलेशन कहने का मतलब होता है कि एक कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसे आप कितने एक्सिस में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मेनली 3 में करते हैं। इस तरीके से एक मैंने पॉइंट दे दिया, तो ये X, Y एंड Z 3 एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन जो है ऑलवेज 3 होता है। एंड यहाँ पे देखो रोटेशनल जो होता है, रोटेशनल 2 एंड 3 होता है। जब आप लीनियर मॉलिक्यूल लोगे ना, लीनियर लाइक HCl, CO2, इन सभी के लिए जो है ये 2 होता है, लेकिन SO2 मॉलिक्यूल के लिए या फिर NO2 मॉलिक्यूल के लिए जो है ये सभी जो होता है वो 3 होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है रोटेशनल के लिए। एंड यहाँ पे वाइब्रेशन की बात करोगे तो 3n -5 एंड 3n -6 होता है। यहाँ पे जो है आपका लीनियर मॉलिक्यूल 3n -5, नॉन लीनियर के लिए जो है 3n -6 होता है, ये वैल्यूज होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो वाइब्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन के लिए जो है स्ट्रेचिंग होता है एंड बेंडिंग होता है। तो स्ट्रेचिंग जो है आपका 2 तरीके से हो सकता है, एक सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। मतलब क्या है कि ये CO2 का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग किया, मतलब जितना आपने इधर खींचा उतना ही इधर भी खींचा। मतलब मान लो ये इस तरीके से मैंने लॉन्ग कर दिया एंड यहाँ पे इस तरीके से लॉन्ग कर दिया, तो इस केस में म्यू = जो है 0 होता है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक के लिए जो है, एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, इसे हम ज़्यादा खींच दिया, इसे कम खींच दिया, तो ये होता है म्यू नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। ओके, तो ये होता है आपका म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो कई बार जो है आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए जो है ये आपका वाइब्रेशन एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है। ओके, अब देखो बेंडिंग के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो बेंडिंग अगर आप देखोगे तो बेंडिंग 2 तरीके से होता है, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। मतलब मान लो कि आपने जो है ये CO2 का मॉलिक्यूल ले लिया, ओके, ये इस तरीके से, इसे जो है इस तरीके से प्लेन में ही बेंड कर रहे हो, या फिर आपने क्या कर दिया, ये जो है CO2 का जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से इसे आपने आउट ऑफ प्लेन कर दिया। मतलब जो है एक बुक को जो है, बुक आपने इस तरीके से खोला हुआ है, इसे आप बंद कर रहे हो, तो बंद कर रहे हो तो ये भी प्लेन से ऊपर जा रहा है, ये भी प्लेन से ऊपर जा रहा है, मतलब ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है आप जो जस्ट मान लो ऐसे आप इस तरीके से जो है बैठे हुए हो। ओके, तो आपने जो है ये पैर को आपने इधर किया जमीन में ही, ये पैर को इधर ही आपने जमीन में किया, मतलब ये आपका इन प्लेन बेंडिंग हो गया। एंड जो बुक आपने बंद किया वो आपका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हो गया। तो इस तरीके से जो है 4 तरीके के जो है आपके यहाँ पे जो है आपको 4 तरीके जो है आपके वाइब्रेशनल यहाँ पे होते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है मेनली आपको पूछा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अस्तित्व में आया ही क्यों था। बिकॉज देखो अभी तक हमने देखा कि रोटेशनल था, ओके, रोटेशनल था एंड जो हमने वाइब्रेशनल पढ़ा। ओके, इन दोनों ही केसेस में जो है हमने रोटेशनल बता दिया कि HCl जो है आपका यहाँ पे रोटेशनल एक्टिव होता है, वाइब्रेशनल हमने बता दिया कि CO2 जो है एक्टिव होता है। लेकिन किसी भी जो है यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये नहीं बताया कि H2 जो है
आपका एक्टिव होता है या नहीं होता है, मतलब मोनो डायटोमिक, मोनो मतलब जो इस तरीके से H2 टाइप से, या फिर यहाँ पे जो है किसी प्रकार का मॉलिक्यूल O2 टाइप का, इस तरीके से मॉलिक्यूल के बारे में जो हमें यहाँ पे नहीं बताया गया। ओके, तो उसी चीज़ के बारे में जो हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया था, एंड इसी कारण जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ओके, जो कि यहाँ पे जो है IACS कोलकाता के थे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे एक इस तरीके से जो है आपने सब्सटेंस ले लिया, क्या लेते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक इंसिडेंट लाइट मैंने दे दिया, अगर इंसिडेंट लाइट जो है डायरेक्टली पार कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेले। क्या बोलते हैं? रेले। एक केस में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जॉर्व किया तो एनर्जी डिक्रीज कर गई, या फिर यहाँ से लिया और इंक्रीज कर गई, मतलब कुछ एनर्जी इस सब्सटेंस को दे दिया एंड डिक्रीज हो गया, एंड कुछ एनर्जी इस सब्सटेंस से ले लिया तो इंक्रीज हो गया। तीन तरह के केस यहाँ पे बन सकते हैं। तो सबसे पहला केस अगर आप देखोगे, जब आपका जो है एनर्जी जो इनिशियल है, देखो यहाँ पे जो एनर्जी आई, ओके, यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी इंसिडेंट की है, ये इनिशियल हो गया, एंड ये आपका जो है फाइनल हो गया। अगर यहाँ पे जो है एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल हो जाएगा ना, तो इसे आप बोलोगे रेले। ओके, इससे आप बोलोगे रेले। जब एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल तो रेले हो जाएगा। एंड स्ट्रोक के लिए क्या होता है ना कि इनिशियल की एनर्जी ज़्यादा, मतलब इनिशियल का एनर्जी कब ज़्यादा होगा, जब जो है इनिशियल का एनर्जी जब ज़्यादा होगा, तब जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया एंड अपनी कुछ एनर्जी को जो है इस सब्सटेंस को दे दिया, एंड उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज कर गई। ओके, तो यहाँ पे जो है एनर्जी सब्सटेंस ने जो एनर्जी जो है लाइट ने यहाँ पे कुछ सब्सटेंस को दी है, तो यहाँ पे एच न्यू इनिशियल जो है ज़्यादा हो जाएगा एच न्यू फाइनल, तो न्यू इनिशियल मोर देन न्यू फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? एंटी स्ट्रोक से। तो एंटी स्ट्रोक्स में क्या होता है? ई फाइनल का जाता है, ज़्यादा होता है, मतलब ये सब्सटेंस से जो है कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करके जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मतलब इनिशियल जो है मोर देन यहाँ पे जो है लेस देन फाइनल है, इसीलिए जो है एच न्यू इनिशियल जो है यहाँ पे एच न्यू फाइनल से कम हो जाएगा, इसीलिए जो है न्यू फाइनल ज़्यादा होता है आपका न्यू इनिशियल से। तो एंटी स्ट्रोक में आपको ये तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंटी स्ट्रोक में ये तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एनर्जी की बात करो तो सबसे लेफ्ट में होता है स्ट्रोक, देन रिले, देन यहाँ पे जो है एंटी स्ट्रोक होता है। तो ये एक चीज़ याद रखना, जो म्यू होता है ना, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है आपका ई होता है, एंड म्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई। एंड यहाँ पे जो है ये नॉर्मल सा चीज़ है, अल्फा इक्वल जो है आपका ये वैल्यू के बराबर होता है, इसे आप ना भी याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपको म्यू मोर देन, मतलब ये आपको जो है यहाँ पे स्ट्रोक एंटी स्ट्रोक के जो है एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पे जो है ट्रांजिशन हो रही है, सबसे पहले ट्रांजिशन हो रही है एंड वापस से एनर्जी पे चली आ रही है, मतलब यहाँ पे जो है ये रेले हो गया, एंड यहाँ पे जो है बाद का जो है यहाँ पे म्यू फाइनल जो है यहाँ पे लेस देन म्यू इनिशियल है। तो म्यू फाइनल लेस देन म्यू इनिशियल कब होता है? देखो यहाँ पे म्यू फाइनल जो है लेस देन इनिशियल कब होता है? ये आपका एंटी स्ट्रोक हो गया, एंड उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे स्ट्रोक्स हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, अब देखो रोटेशनल एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको रमन रोटेशनल के लिए जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखे होंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है आपका रोटेशनल इनएक्टिव है बट रमन एक्टिव है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन रूल जो होता है रोटेशनल रमन के लिए ना, ये होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। ओके, इसका होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 2 होता है, बोथ होता है। एंड इसके लिए जो है एक इक्वेशन आता है आपका, डेल्टा न्यू यानी चेंज होता है इक्वल टू न्यू नोट प्लस माइनस बी इंटू 4j प्लस 6 है। यहाँ पे जो प्लस है वो आपका एंटी स्ट्रोक के लिए लेते हो, एंड यहाँ पे माइनस जो होता है आप स्ट्रोक के लिए लेते हो। तो एग्जाम्स में जो है कभी कभी आपको डेल्टा न्यू की वैल्यू भी पूछ लेती है, या फिर न्यू नोट की वैल्यू अभी आपको यहाँ पे इंसिडेंट के लिए जो है आपको वैल्यू पूछ लेती है। तो इन चीज़ों का जो आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको एग्जाम्स जो है इस इक्वेशन से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस इक्वेशन को जो है आप रमन में ही है जो है याद रखना। ओके, एंड यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल यहाँ पे देखो ये रेले के लिए हो गया, तो जितना आप स्ट्रोक में घटोगे ना उतना ही आपका एंटी स्ट्रोक में जो है इंक्रीज भी होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेले जो होता है इलास्टिक होता है, रेले होता है इलास्टिक होता है, कॉम्पटन होता है इन इलास्टिक होता है। ओके, कौन सा जो है इलास्टिक होता है, कौन सा इन इलास्टिक होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक होता है, ये इन इलास्टिक होता है, एंड रमन जो होता है ना ये होता है इन इलास्टिक एंड इन 1 मिलियन। ये इन इलास्टिक होता है लेकिन 1 मिलियन में जो है एक ही टाइम्स होता है ये चीज़। ओके, तो इसे आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल जो है जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो क्या होता है ना, आईआर इनएक्टिव होता है बट आपका रमन एक्टिव होता है। ओके, जो भी मॉलिक्यूल जिसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना वो आईआर इनएक्टिव होगा लेकिन वो रमन एक्टिव होगा, जस्ट लाइक CO2। देखो अगर नॉर्मली अगर इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ सेम गया, यहाँ पे सेम गया, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये आपका जो है आईआर जो है ये आपका इनएक्टिव हो गया, बट ये आपका रमन एक्टिव होता है। एंड यहाँ पे वाइब्रेशनल के जो रमन का जो यहाँ पे सिलेक्शन रूल होता है ना, डेल्टा V इज इक्वल टू जो होता है प्लस माइनस 2 होता है। ओके, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो रोटेशनल के लिए जो है 0 एंड प्लस माइनस 2 था, एंड इसके लिए जो है आपको प्लस माइनस 2 होता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है आपका रमन के लिए वाइब्रेशनल के लिए होता है। ओके,
तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट जो है कुछ एनर्जी का जो है ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का ऑर्डर अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है आपका गामा रे का, देन एक्स रे का, देन यूवी, देन विजिबल, देन आईआर, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो। एंड यहाँ पे जो आईआर के नियर जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, नियर आईआर वैल्यू कौन सा है, मिड आईआर के एंड फार आईआर कौन है। तो इन चीज़ों को जो आप यहाँ पे ध्यान देना। ये आईआर है, इसके नियर कौन है, मतलब इधर वाले को लेते हैं या इधर वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसे जो है आप जो है चेक कर लेना, या फिर मैं आपको कमेंट में तो बता दूंगा, यहाँ पे मैं आपको गलत डेटा नहीं दूंगा। लेकिन इस तरीके जो है आप इस चीज़ को लेकिन अब याद रख सकते हो। ये जो एनर्जी लेवल का जो ऑर्डर है इससे आप याद रख सकते हो कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। एंड देखो याद रखना, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा उसका लेमडा सबसे कम। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका लेमडा जो सबसे कम एंड किसका लेमडा सबसे ज़्यादा होगा। तो एनर्जी का रेस्पेक्ट में करें ना कि एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा होता है। तो आप यहाँ पे ये एनर्जी का ऑर्डर है तो इसका जो है उल्टा हो जाएगा, आपका लेमडा का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को याद रखना। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे आप देखोगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो NMR में जो है मेनली आपको सिग्नल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सिग्नल के लिए जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो सिग्नल के लिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू जो है गामा एच नॉट होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखना। आपको जो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू गामा एच नोट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एंड गामा की जो वैल्यू होती है ना वो आपका 2 पाई म्यू बाई एच आई के इक्वल होता है। जो गामा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई म्यू बाई एच आई होती है। एंड यहाँ पे जो है आप एक और इक्वेशन पता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओके, ओमेगा इज इक्वल टू जो है 2 पाई म्यू होता है। ओके, 2 पाई म्यू के इक्वल होता है। एंड ओमेगा इज इक्वल जो आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल क्या होता है, गामा एच नोट। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो गामा एच नोट इज इक्वल 2 पाई म्यू। एंड यहाँ पे जो है न्यू की वैल्यू हो गया हमारा ना, न्यू की जो वैल्यू होगी गामा एच नोट बाय 2 पाई की इक्वल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ पे याद रखना। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर के बीच में जो है हम यहाँ पे NMR एक्टिव इनएक्टिव के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो अगर मास नंबर ओड है एंड एटॉमिक नंबर ओड है तो NMR एक्टिव होगा। अगर यहाँ पे मास नंबर इवन है एंड दोनों इवन हो गया तो यहाँ पे इनएक्टिव, इवन एंड ओड हो गया तो हमारा ये एक्टिव होगा। मतलब कोई एक चीज़ जो है हमारा यहाँ पे ओड होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि 1H1 जो होता है आपका NMR एक्टिव होता है। ओके, ये NMR एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे जो है ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 1H2 जो है, लेकिन ये आपका NMR इनएक्टिव होता है। इसीलिए जो है हम 1H NMR पढ़ते हैं, कभी भी जो है 2H NMR नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो ये बात आप यहाँ पे पता है आपको। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होमोट्रोपिक प्रोटॉन एंड यहाँ पे जो है एनेंसोट्रोपिक प्रोटॉन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल जो है किसी प्रकार की जो है कायरलिटी नहीं है। अब कायरलिटी क्या होता है कि मॉलिक्यूल के पास में 4 डिफरेंट हैंड हो, उसे हम कायरल कहेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 तरह का जो है डिफरेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसे जो हमने एक ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को। जब हमने हाइड्रोजन को जो है ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया तो क्या यहाँ किसी प्रकार की कायरलिटी यहाँ पे बनी, नहीं बनी ना। तो अगर कायरलिटी यहाँ पे नहीं आया तो ये हो गया आपका होमोट्रोपिक प्रोटॉन। कैसा हो गया, ये हो गया आपका होमोट्रोपिक प्रोटॉन हो गया। लेकिन अगर आप इस केस में देखोगे H जो है यहाँ पे एंड H यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है किसी प्रकार का यहाँ पे भी कायरल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अगर मान लेते हैं इस ग्रुप जो नीचे वाला है उसको R मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन को जो है ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे इस कार्बन साथ में एक R, एक ड्यूटेरियम, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप जो है आ गए आपके यहाँ पे। तो ये आपके हो गए एनेंसोट्रोपिक प्रोटॉन। अब जो है डाइस्टोट्रोपिक प्रोटॉन की बात करें तो मान लेते हैं कि ये कार्बन है, ये Cl है। ओके, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये Cl है, ये Br है एंड ये आयोडीन है एंड ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखो ये मॉलिक्यूल कायरल है यहाँ पे, लेकिन ये कायरल नहीं है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये कायरल था, ठीक है, मैं पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपका ड्यूटेरियम लिया है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे क्लोरीन। तो देखो यहाँ पे जो शुरू में कोई भी कायरलिटी नहीं थी, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद में जो है 2 न्यू कायरल सेंटर यहाँ पे बन गए। तो ऐसे प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन हो गया ये आपका डाइस्टोट्रोपिक प्रोटॉन हो गया। एंड डाइस्टोट्रोपिक प्रोटॉन होने के कारण जो है ये दोनों जो है अपने अलग अलग सिग्नल देते हैं। ओके, ये दोनों जो हाइड्रोजन है अलग अलग सिग्नल देगा, यानी कायरल कार्बन के बगल वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो आपके 2 सिग्नल्स देते हैं। ये चीज़ को जो है आप हमेशा नोट करके रखना। अब देखो यहाँ पे केमिकल शिफ्ट के ऊपर में जो है आपको क्वेश्चन पूछ जाता है, तो इसे याद रखने के लिए जो है ये होता है सिग्मा R माइनस सिग्मा S इज इक्वल टू जो है डेल्टा न्यू बाय न्यू नॉट इंटू 10⁶ ppm। यानी आप क्या लिखना, अगर आपको एग्जाम्पल्स में करना है ना तो हर्ट्ज बाय मेगा हर्ट्ज जो भी आपको वैल्यू होगा ना तो कुछ नहीं करना, जो हर्ट्ज में होगा एंड डिवाइड बाय मेगा हर्ट्ज कर देना। एंड जो भी यहाँ पे जो मेगा हर्ट्ज को जो है आप कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे 10⁶ में कन्वर्ट कर देना एंड ये भी हर्ट्ज में हो जाएगा एंड सॉल्व कर लेना। जो भी वैल्यूज आपकी आएगी ना तो वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ये फॉर्मूला याद रखना, हर्ट्ज
बाय मेगा हर्ट्ज, यही बस याद रखना। एंड इंटू 10⁶ कर देना, जो भी लोगे पुट कर लेना, आगे जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका डेल्टा पीपीएम स्केल है। यहाँ पे देखो इधर जाओगे तो डेल्टा पीपीएम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इधर जो है डिक्रीज करेगी, एंड यहाँ पे जो है टेट्रामिथाइल सिलेन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा सील्डेड होगा उतना ही जो है टीएमएस के करीब होगा, यानी जितना ज़्यादा सील्डेड होता है ना, वो आपका डेल्टा वैल्यू उसका ही उतना कम होता है, एंड उतना ही ज़्यादा उसका टाउ वैल्यू होता है, ये बात को याद रखना। ओके, जितना ज़्यादा जो है सील्डेड होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका उतना ही कम डेल्टा वैल्यू होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा टाउ वैल्यू होता है। जो डेल्टा वैल्यू होता है ना, वो टाउ वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात को आप ध्यान देना। तो कभी कभी एग्जाम से जो है आपको टाउ वैल्यू के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप डेल्टा वैल्यू निकाल लेना, उसको रिवर्स कर देना, वही आपका टाउ वैल्यू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, जितना डिसील्डेड होगा ना उतना ही जो है टीएमएस से दूर होगा, मतलब उतना ही जो है डेल्टा वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, एंड उतना ही जो है टाउ वैल्यू जो है आपका कम होगा। ओके, उतना ही टाउ वैल्यू जो आपका यहाँ पे कम होगा। एंड देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो केमिकल शिफ्ट्स होते हैं, ओके, या फिर अगर आप बोलो सील्डेड डिसील्डेड को कौन इफेक्ट करते हैं, तो इफेक्ट करने के लिए जो आपको क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, सबसे पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल डिसील्डिंग। ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे, ये सभी चीज़ें जो है इफेक्ट करती है। तो ये चार प्रोसेस जो है, इसे आप याद रखना, ये चार प्रोसेस मेनली यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, स्पिन स्पिन कपलिंग, यानी कपलिंग के लिए जो है आपको पूछा जाता है कि इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी या कपलिंग क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका जो कपलिंग होगा ना, ये डिपेंड करेगा इस कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर में। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसके ऊपर वो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब इसका इस पोजिशन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2+1, मतलब जितना वैल्यू प्रेजेंट है उस पर 1 ऐड कर देना। मतलब देखो कपलिंग होता है फॉर्मूला n+1 होता है। ओके, देखो हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है तो 2+1 इज इक्वल टू हो गया, कपलिंग 3 हो गया। एंड सिमिलरली जो है यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये डिपेंड करेगा इस हाइड्रोजन पे, यानी n+1 इज इक्वल टू जो है 1+1, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे 3, एंड इसका जो है आपका 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पास्कल्स ट्रायंगल, तो सिंगलेट होता है ना, तो उसका 1 होता है, डबलेट का 1:1, ट्रिपलेट का 1:2:1, क्वाड्रेट का जो है 1:3:3:1, एंड पेंटेट का जो है यहाँ पे 1:4:6:4:1, एंड सेक्सटेट का होता है आपका यहाँ पे 1:5:10:10:5:1। तो ये जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम से, कभी कभी जो है पूछ लिया जाएगा कि क्वार्टेट का क्या होगा यहाँ पे पास्कल्स ट्रायंगल का रेशियो, तो आप इसे याद रखना। ओके, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, इसे याद रखना। ओके, देखो जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा के लिए जो है हर्ट्ज जो है मेगा हर्ट्ज का देना, 10⁻⁻⁴ जो है यहाँ पे -6 जो है आप यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपकी वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे जो है अभी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 10⁻⁻⁶ लिख दिया, एंड यहाँ पे जो है मैंने आपको 10⁻⁶ बताया था। ओके, तो यहाँ पे जो है ओके, इन दोनों के ऊपर में जो है मैं आपको कमेंट बताऊंगा, यहाँ पे जो -6 होगा या फिर +6 होगा। ओके, उसके बारे में वेट मैं अभी आपको इसको जस्ट जो है क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, हर्ट्ज बाय मेगा हर्ट्ज होता है। ओके, तो यहाँ पे हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज ही हो गया, और मेगा को हम लेते हैं 10⁻⁶ से यहाँ पे हर्ट्ज लिखते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हर्ट्ज बाय मेगा हर्ट्ज, मेगा नहीं आएगा, हर्ट्ज ही आएगा, इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करना, जो भी आपको वैल्यूज होगी ना केमिकल शिफ्ट के लिए, तो हर्ट्ज बाय मेगा हर्ट्ज की वैल्यू पुट कर देना, एंड यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से जो है मल्टीप्लाई कर देना, आपकी आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना, ये होता है। अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए जो मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा। यहाँ पे देखो म्यू इज इक्वल टू होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है 1/2πk/μ होता है, जैसा कि यहाँ पता है आपको, एंड के होता है आपका फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ना उतना ही ज़्यादा इसका फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू होगा, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना ज़्यादा उसका जो है के का वैल्यू होगा। ओके, एंड रिड्यूस मास के रिस्पेक्ट में जो बहुत कम ही जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एल्काइल हाइलाइड मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया, या फिर जो है आपको कीटोन हो गया। तो इनके लिए जो है आप IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है उसे आप कैसे याद रखोगे, किस से किस रेंज में बिलोंग करती है। तो देखो इसे याद रखने का आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। याद रखना एक लाइन, हैदराबादी ऐसा चला अरविंद केजरीवाल को, देखो COOH को हम लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, को अम्मी याद आ गई। हैदराबादी ऐसा चला अरविंद केजरीवाल को अम्मी याद आ गई। अब देखो हैदराबादी मतलब जो है ये एनहाइड्राइड टाइप का जो है यहाँ पे आपको वर्ड लग रहा है, मतलब यहाँ पे सबसे पहला आ गया एनहाइड्राइड, ऐसा मतलब ऐसा ESTER, ऐसा मतलब एस्टर, चला मतलब जो है आपका क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ओके, ये होता है आपका एसिड क्लोराइड, एंड अरविंद मतलब जो है यहाँ पे एस होगा आपका अल्डिहाइड, एंड के से मतलब कीटोन। ओके, एंड को मतलब यहाँ पे एसिड, एंड अम्मी मतलब हो गया आपका एमाइड हो गया।
ओके, तो हैदराबादी ऐसा चला, अरविंद केजरीवाल को जो है अम्मी याद आ गई। तो ये आपका इस तरीके से ऑर्डर होता है। मतलब यहाँ पे देखो हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ, ये पहले आपको लाइन याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज बिलोंग करती है ना, तो ये आपका 1652 जो है आपका 1850 तक बिलोंग करती है। तो जो आपको मैंने लाइन याद करने के लिए दिया, हैदराबादी ऐसा चला, ओके, अरविंद केजरीवाल को जो है अम्मी याद आ गई। तो यहाँ पे देखो जो है एन हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा होता है, उसका रेंज होता है 1850 से जो है 1800। देन एस्टर का होता है 1800 से जो है 1760 है। एंड यहाँ पे जो एसिड क्लोराइड का जो है 1760 से जो है 1740 होता है। एंड एल्डिहाइड का जो होता है 1740 से जो है 1720 होता है। एंड कीटोन का होता है 1720 से जो है 1700। एंड COH का जो होता है आपका 1700 से जो है 1680। एंड एमाइड का जो है 1680 से जो है 1650 होता है। तो ये वैल्यूज़ होती है आपकी यहाँ पे हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की। तो एग्जाम्स में अगर आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो इसे याद रखने का तरीका देखो, 1850 से जो है 1650 तक जाएगा। तो आप बस इतना याद रखो, 50 40 20 20 20 20 20 30। ओके, बस इतना याद रखो। सबसे पहले क्या है, 1850 से एक डेटा याद रख लो। ओके, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे 1650 याद रख लो। अब यहाँ पे 50 घटाओ, फिर 40 घटाओ, दो चीज़ याद रखना है, फिर 20 20 20 20 घटाओ, फिर लास्ट में 30 घटा दो। तो आपकी यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर लेना। तो ये होती है आपकी हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की जो है जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे आपकी आती है। एंड यहाँ पे नोट करना है आपको, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 1650 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 2150 होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो है 2250 होता है। एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो एच का जो है 3000 होता है। एंड सी बॉन्ड का जो है 1200 होता है। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो है ओके, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है चेक कर लिया। अब यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात है कि जो स्मॉलर रिंग होती है ना, उसकी हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी स्मॉलर की सबसे ज़्यादा, देन यहाँ पे बिगर की। तो ये चीज़ को आप याद रखना, जो यहाँ पे जितना छोटा रिंग होगा स्मॉलर, उतना ही ज़्यादा उसका हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का जो है वैल्यू होगा कार्बोनिल का। एंड यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेजोनेंस के लिए भी देखोगे ना, तो इसका भी ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे भले ये रेजोनेंस करेगा, लेकिन उसका भी ऑर्डर जो है यहाँ पे स्मॉल रिंग का जो है सेम होता है। तो ये सभी चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, ये सभी चीज़ें थी। ओके, तो ये सभी चीज़ें के अंदर में जो हमने यहाँ पे जो है सारी चीज़ें कवर कर ली, हमारे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ओके, रमन, एंड उसके बाद में जो है IR, देन NMR। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें जो हमने इतनी छोटी सी वीडियो में जो है कवर कर ली है। तो उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें जो है अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह के शॉर्ट वीडियोस साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।